हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। आपका ये मेन टॉपिक है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कॉची थ्योरम का। देखिए 4 थ्योरम है, इसमें से 2 थ्योरम लगभग हर साल हर क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में। ठीक है, कौन से 4 थ्योरम है? पहला थ्योरम स्टूडेंट्स जैसे कॉची थ्योरम, फिर दूसरा आपका कॉची इंटीग्रल फार्मूला, तीसरा आपका जो है स्टूडेंट्स मोरेरास थ्योरम एंड फोर्थ है आपका लीबनिज़ थ्योरम। ये 4 थ्योरम में से 2 थ्योरम अल्टरनेट करके जो है हर साल आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ईजी होते हैं। सबसे पहले कॉची थ्योरम स्टूडेंट्स स्टेटमेंट इसका क्या है? लेट एफजेड बी एन एनालिटिक एंड single valued function within and on a closed contour मतलब स्टूडेंट्स कर्व, क्लोज्ड कंटूर, यहाँ पर कर्व लिख दे, क्लोज्ड कंटूर सी। ठीक है, क्लोज्ड कंटूर सी, देन इंटीग्रेशन ओवर कर्व सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू स्टूडेंट 0। यही आपका कॉची थ्योरम कि अगर एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन हो और सिंगल वैल्यूड हो किसी कर्व के अंदर, कंटूर किसी क्लोज कंटूर के अंदर या कर्व के अंदर, देन अब ऐसे एफ जेड का है ना उस कर्व के अराउंड जो इंटीग्रेशन होगा, जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ये स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करने के पहले नोट में हम आपको बता देते हैं ग्रीन्स थ्योरम के बारे में। ग्रीन थ्योरम जो आप वेक्टर कैलकुलस में पढ़े हैं, ग्रीन थ्योरम स्टूडेंट्स। आइए ग्रीन थ्योरम के बारे में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ग्रीन थ्योरम कहता है कि अगर इफ़ p जो कि एक्स वाई का फंक्शन है, q जो कि एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है, डेभा q अपान डेभा x एंड डेभा p अपान डेभा y all are continuous within curve C, विदिन एंड ऑन कर्व C। मतलब विदिन एंड ऑन समझते हैं, मतलब कि उस कर्व C के अंदर हर एक पॉइंट पर और उस कर्व पर जो पॉइंट आए, अगर उन सभी पॉइंट्स पर हमारा कर्व क्या हो, हमारा जो P जो कि एक्स वाई का फंक्शन है, Q जो एक्स वाई का फंक्शन है, और उस Q का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव और P के जो पार्शियल डेरिवेटिव, अगर ये सब के सब कंटिन्यूअस हों, देन स्टूडेंट्स देन तब ग्रीन्स थ्योरम कहता है इंटीग्रेशन ओवर कर्व C P dx और प्लस का Q dy इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर कर्व C डेभा Q अपान डेभा x माइनस डेभा P अपान डेभा y और dx dy। ये स्टूडेंट ग्रीन थ्योरम है। ठीक है, इसी थ्योरम का यूज करके हम कॉची थ्योरम को बड़े इजीली प्रूफ कर लेंगे। ये प्रूफ बताते हैं बाय यूजिंग ग्रीन थ्योरम। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट दिया क्या है कि लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन। एफ जेड क्या है? एनालिटिक फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है देन एफ जेड इक्वल टू क्या होता है? यू प्लस आई भी ये क्या करेगा? सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। ये क्या करेंगे? सी आर इक्वेशन क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी जो होगा वो क्या करेगा? वो सी आर इक्वेशन क्या करेगा स्टूडेंट? सेटिस्फाई करेगा, है ना, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन जो होता है नेसेसरी कंडीशन है कि वह क्या करता है? सी आर इक्वेशन क्या करता है स्टूडेंट? सेटिस्फाई करता है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स ऐसे केस में? जब वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो डेभा यू अपान डेभा एक्स इक्वल टू डेभा भी अपान डेभा वाई होगा, ये सी आर इक्वेशन होता है। एंड डेभा यू अपान डेभा वाई इक्वल टू माइनस का डेभा भी अपान डेभा एक्स, है ना। अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा और सी आर इक्वेशन क्या होगा? यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स, ये आपका सी आर इक्वेशन है। और साथ ही साथ आप स्टूडेंट्स अभी ये जानते हैं कि अगर एफ जेड एनालिटिक है तो जो उसका रियल पार्ट u है, जो इमेजिनरी पार्ट्स भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो एफ जेड अगर एनालिटिक है तो एफ जेड का जो रियल पार्ट u है और जो इमेजिनरी पार्ट्स जो आपका भी है ना, एफ जेड का रियल पार्ट u और इमेजिनरी पार्ट्स जो आपका भी है, ठीक है,
ये सब के सब क्या होंगे, उसके जो वो भी आपका है ना। एंड ये भी याद रखिएगा यू एक्स वाई जो एफजेड का रियल पार्ट है अगर एफजेड एनालिटिक है तब, और वी एक्स वाई जो उसका आपका इमेजिनरी पार्ट्स है, और इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे है ना, डेभा यू अपान डेभा एक्स, डेभा यू अपान डेभा वाई, डेभा वी अपान डेभा एक्स और डेभा वी अपान डेभा वाई, आर क्या होंगे कंटिन्यूअस, सब के सब क्या होंगे कंटिन्यूअस होंगे अगर एफजेड एनालिटिक होता है तो। ठीक है, अब जब ऐसा कंडीशन, तो अगर देखा जाए एक कंडीशन तो इस पर ग्रीन्स थ्योरम होल्ड कर जाएगा नहीं होल्ड कर जाएगा, इससे बड़े आसानी से स्टूडेंट्स ग्रीन्स थ्योरम लग जाएगा। ठीक है, तो आइए अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम, तो ग्रीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमको जो है हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीन्स थ्योरम में भी यही है कि पी और क्यू अगर एक्स वाई का फंक्शन है उसके पार्शियल डेरिवेटिव अगर सबके सब कंटिन्यूअस हैं देन यह आपका स्टेटमेंट जो है ग्रीन्स थ्योरम है ना। तो उसी प्रकार से चूंकि एफजेड एनालिटिक है तो ये एफजेड क्या करेगा, वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा स्टूडेंट्स, और जब वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो सी आर इक्वेशन होता है क्या, लिख दीजिए डेभा यू अपान डेभा एक्स इक्वल टू डेभा वी अपान डेभा वाई एंड डेभा यू अपान डेभा वाई इक्वल टू माइनस डेभा वी अपान डेभा एक्स एंड स्टूडेंट्स। और उसके बाद जब अगर एफजेड एनालिटिक है तो ऐसे केस में जो यू भी और उनके जो पार्शियल डेरिवेटिव सबके सब क्या होंगे कंटिन्यूअस भी होंगे। अब हमको प्रूव करना है बाई कॉची थ्योरम, कॉची थ्योरम प्रूव चल रहा है ना, तो हमको प्रूव करना है इंटीग्रेशन सी एफजेड डी जेड इक्वल टू 0। तो नाउ आइए इंटीग्रेशन सी एफजेड डी जेड की वैल्यू, ठीक है, इंटीग्रेशन सी एफजेड डी जेड की वैल्यू, आइए इंटीग्रेशन सी एफजेड का मतलब स्टूडेंट्स यू प्लस आई भी और डी जेड का मतलब होता है आपका डी एक्स प्लस आई डी वाई। क्लियर है ना, क्योंकि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जेड इक्वल टू स्टूडेंट्स एक्स प्लस आई वाई, तो नो डाउट डी जेड इक्वल टू यू गेट डी एक्स प्लस का आई डी वाई, डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब मल्टीप्लाई कर दो अगर आप तो क्या मिल जाने वाला है, मल्टीप्लाई कर दो तो u का dx में करेंगे तो u dx और आई भी का जब आई डी वाई में करेंगे तो आई इसका माइनस तो हो जाएगा माइनस का भी डी वाई है ना, ये रियल पार्ट हो जाएंगे ओवर कर्व सी प्लस नेक्स्ट। और फिर आई वाला देखिए है ना, मतलब जब वन बाई वन मल्टीप्लाई कर दिए u का dx में, u का आई डी वाई में, आई भी का dx में, आई भी का आई डी वाई में, तो रियल पार्ट कब कब मिलेंगे, जब u का dx में करेंगे तब रियल पार्ट मिलेगा, और जब आई भी का आई डी वाई में करेंगे तब आपका रियल पार्ट मिलेगा। और इमेजिनरी पार्ट्स कब मिलेगा, जब आई भी का डी एक्स में करेंगे तो आई कॉमन हो जाएगा तो मिल जाएगा भी डी एक्स, और उसके बाद जब यू का आई डी वाई में करेंगे तब मिलेगा, तो आई कॉमन है यू डी वाई। इसको अलग अलग कर लीजिए आप, इंटीग्रेशन सी यू डी एक्स माइनस का भी डी वाई और प्लस का आई इंटीग्रेशन ओवर कर्व सी भी डी एक्स और प्लस का यू डी वाई। अब आइए लगा दीजिए इसी पे ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, पी डी एक्स प्लस का क्यू डी वाई, तो पी क्या है यहाँ पे पी यू है और क्यू क्या है माइनस का भी, याद रखिएगा पी क्या है पी यू है, क्यू क्या है माइनस का भी, लगा दीजिए ग्रीन्स थ्योरम। डबल इंटीग्रेशन मैंने क्या बोला, पी क्या है पी यू है और क्यू क्या है माइनस का भी, तो डबल इंटीग्रेशन डेभा क्यू अपान डेभा एक्स, तो यहाँ पे क्यू की जगह कितना है माइनस का भी, तो डेभा माइनस का भी अपान डेभा एक्स हो जाएगा माइनस ओवर कर्व सी, और डेभा पी अपान डेभा वाई, पी क्या है यहाँ पे यू, तो डेभा यू अपान डेभा वाई ये हो जाएगा, और डी एक्स डी वाई प्लस आई। इसको देखो सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पे भी डी एक्स प्लस यू डी वाई, फिर इसी को अप्लाई करो तो यहाँ पे देखो पी की जगह कितना है भी है और क्यू की जगह कितना है यू है ना, पी की जगह कितना है भी है और क्यू के स्थान पे कितना है यू है, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन ओवर कर्व सी, तो देखो क्या हो जाएगा पी के स्थान पे भी और क्यू के स्थान पे यू, तो डेभा क्यू अपान डेभा एक्स, तो डेभा यू अपान डेभा एक्स माइनस फिर डेभा पी अपान डेभा वाई, पी के स्थान पे कितना है पी के स्थान पे हमारा कितना है भी है, तो डेभा भी अपान डेभा वाई और ये डी एक्स डी वाई, ठीक है। बहुत आसानी से ये आपका ग्रीन्स थ्योरम देखिए यहाँ पे कंपेयर कर दीजिए इसको बाई बाई से, तो ये पी क्यू की वैल्यू है बस इसी में रख दीजिए, फिर यहाँ से कंपेयर कीजिए पी की वैल्यू बी है क्यू की वैल्यू यू है, फिर यहाँ रख दीजिए, ये आपका ऐसे हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स क्या बहुत सिंपल सा फंडा है, डेभा यू अपान डेभा वाई जो है वो किसके बराबर है अगर देखा जाए तो वह है माइनस डेभा भी अपान डेभा एक्स की। तो अब देखो ये क्या हो जाने वाला है ना, तो ध्यान दीजिएगा मैं देख लूँ कि हाँ ठीक है। अब देखो क्या हो जाने वाला है स्टूडेंट्स, अब मैं इसको अगर लिखूँ ऐसे देखो क्या हो जाएगा, तो ये डबल इंटीग्रेशन और ओवर कर्व सी रहेगा आपका, है भी मैं यहाँ लिखा हूँ ओवर कर्व सी। अब देखो माइनस देखो माइनस का डेभा भी अपान डेभा एक्स और डेभा यू अपान डेभा वाई के स्थान पर लिख दीजिए माइनस का डेभा भी अपान डेभा एक्स, तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा,
प्लस डेभा भी अपान डेभा एक्स और डी एक्स डी वाई प्लस का आई डबल इंटीग्रेशन ओवर कर्व सी और डेभा यू अपान डेभा एक्स का स्थान क्या लिख दीजिए, डेभा भी अपान डेभा वाई। तो जाएगा डेभा भी अपान डेभा वाई माइनस डेभा भी अपान डेभा वाई और डी एक्स और डी वाई। देखो स्टूडेंट्स ये भी कैंसिल, सब क्या हो गया जीरो। तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा आपको, जीरो मिल जाएगा। तो आपको क्या मिल गया स्टूडेंट्स, आपको मिल गया इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड ओवर कर्व सी इक्वल टू जीरो। दिस इज द प्रूफ ऑफ द कॉची थ्योरम। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रूफ ऑफ कॉची थ्योरम। तो अगर स्टूडेंट्स किसी फंक्शन में अगर मान लीजिए कोई कर्व दिया है, कोई फंक्शन दिया है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो हमें बस ये देखना है कि क्या वह फंक्शन उस कर्व के अंदर है, उस कर्व के पर अगर कोई पॉइंट है तो हर पॉइंट पर वो फंक्शन जो है वह आपका एनालिटिक है कि नहीं है। अगर हर पॉइंट पर एनालिटिक है तो उस कर्व के अराउंड उस फंक्शन का जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, जीरो होगी। ठीक है, अब ऐसे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन देखो ऐसा है, अगर सी कोई सर्कल है जिसका इक्वेशन है मॉड जेड माइनस जीरो इक्वल टू 1, ठीक है, और एफ जेड और देन फाइंड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, वेयर एफ जेड की वैल्यू है स्टूडेंट्स जेड स्क्वायर प्लस का 5z प्लस का 6 अपान जेड माइनस 2। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, पर इसको मुझे निकालना है। देखो करना क्या होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे जो फंक्शन पहले दिया है, फंक्शन जो एफ जेड दिया हुआ है, हम देखते हैं कि फंक्शन क्या हर एक पॉइंट पर एनालिटिक है, पता करते हैं किस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है। तो फंक्शन जिस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होता है स्टूडेंट्स, वही पॉइंट को बोलते हैं सिंगुलरिटी। फंक्शन जिस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होता है स्टूडेंट्स, उसी क्या बोलते हैं, सिंगुलरिटी। ठीक है, और सिंगुलरिटी निकालते कैसे हैं, आप आराम से देखिए किस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंपल बातें, अभी सिंगुलरिटी के बारे में बताऊंगा आपको। सिंगुलरिटी वो पॉइंट जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। सिंगुलरिटी कई टाइप्स की होती है, तो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे सिंगुलरिटी के बारे में, तो हम डिटेल बातें करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, ठीक है ना, मतलब अगर जेड माइनस 2 सिंगुलरिटी की अगर मैं बात करूँ, सिंगुलरिटी क्या होगा, तो यहाँ पे जो सिंगुलरिटी है जिस पर फंक्शन, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में जेड का कोई वैल्यू रखेंगे सब डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए यहाँ पे तो जेड माइनस 2 इक्वल टू जीरो मीन्स जेड इक्वल टू 2 है ना, जेड इक्वल टू 2 ही हमारा क्या है, सिंगुलरिटी। क्यों, क्योंकि सिंगुलरिटी वह पॉइंट होता है जिसका फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। अगर मैं ये जेड इक्वल टू 2 रख दूंगा तो एफ जेड इज नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। देखिए जेड इक्वल टू 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा और समथिंग अपॉन जीरो इनफाइनाइट, तो एफ जेड टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा, गोज टू इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे केस में स्टूडेंट्स एफ जेड जो है वो एनालिटिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि वह है ना जेड इक्वल टू 2 पे हमारा उसका वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट। तो आपको पता करना है कि किस पर वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, वो पॉइंट पता करना है, और जिस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं होगा उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐसे निकालते हैं सिंगुलरिटी। आप न्यूमरेटर में भी देख लेते हैं कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए, और डिनोमिनेटर में कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर में जेड माइनस 2 ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब जेड का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, तो जेड इक्वल टू 2 ही क्या है हमारा, सिंगुलरिटी। 2 ही क्या है, सिंगुलरिटी। अब मालूम क्या होता है, जो कर्व होता है स्टूडेंट, था समझिएगा, जो कर्व होता है देखना है कि जो देखो अब ये जो फंक्शन एफ जेड है ना, ये हर पॉइंट पर एनालिटिक है ना, केवल एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 2 पर, क्योंकि जेड इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या जाएगा, इनफाइनाइट के इक्वल हो जाएगा। तो जेड इक्वल टू 2 पे केवल एनालिटिक नहीं है, वही जेड इक्वल टू 2 ही क्या है, सिंगुलरिटी। सिंपल पोल भी इसको बोलते हैं। तो सिंगुलरिटी पोल के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसे जान लीजिए, सिंपल से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 करके आप निकाल लीजिएगा जेड की किस वैल्यू को डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब ये चेक करते हैं क्या यह पॉइंट इस कर्व के अंदर है कि बाहर है ना। अगर बाहर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लगाएंगे कॉची थ्योरम, क्योंकि कॉची थ्योरम यही कहता है कोई कर्व अगर दिया है तो उस कर्व के अंदर या उस कर्व पर, है ना, अगर हमारा फंक्शन हर पॉइंट पर एनालिटिक होता है तो उससे हम तो उसका इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, है ना, उस कर्व के अराउंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, उस कर्व के अराउंड जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही हाल यहाँ पे भी है। तो यहाँ की स्थिति स्टूडेंट्स समझ लीजिए आप अच्छे से। यहाँ की स्थिति यह है कि अगर मुझे ये काम करना है, ठीक है, तो देखना है कि भाई कर्व के अंदर की बाहर है, तो जेड माइनस 2, देखो अब जेड माइनस 0 को कैसे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के कई तरीके हैं। अब अगर समझें यहाँ पे तो देखिए, अगर मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू आर होता है तो ए को बोलते हैं सेंटर और आर को बोलते हैं रेडियस। सर्कुलर इक्वेशन है यह,
है ना। तो यहाँ पे सेंटर कितना है 0, सेंटर कितना है 0 मीन्स 0,0 और रेडियस कितना है 1, रेडियस कितना है 1, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए z-2 इक्वल टू 1 हो या कुछ भी हो तो a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2 में समझते हैं सेंटर कितना बोलेंगे 2,0। अगर ये मान लीजिए 2i हो जाए तो i के साथ y होता है x प्लस आई वाई, तो ऐसे केस में तो सेंटर हो जाएगा स्टूडेंट्स 0,2 हो जाएगा। अगर i हो जाएगा यहीं पे मान लीजिए तो 2 पे हो जाएगा। अगर मान लीजिए मॉड z-2i इक्वल टू 1 दिया है तो सेंटर 0,2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेंटर हो जाएगा 2 लेकिन 2i के साथ है इसलिए आपको y का वैल्यू होगा, x की वैल्यू 0। यहाँ पे रियल पार्ट दिया है तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ सेंटर ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ 0 है, रियल पार्ट ही है और y की वैल्यू 0 है, रियल पार्ट भी हमारा 0 है, तो ये हो जाएगा 0 0 सेंटर और रेडियस इतना। ऐसे ही पता कर सकते हैं। अब इसको आप चाहें तो मॉड z-0 दिया है तो इसको एग्जैक्ट को लिख सकते हैं x प्लस आई वाई और माइनस का 0 इक्वल टू 1। तो ये मॉड में x प्लस आई वाई ही आएगा इक्वल टू 1 और मॉड में x प्लस आई वाई मतलब स्टूडेंट्स होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, स्क्वायर कर देंगे देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यह सर्कल का इक्वेशन है, इसका सेंटर है ये क्या है, ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल, इसका सेंटर क्या होगा 0 0, रेडियस क्या होगा 1। तो आप इसको ड्रा कर सके देख सकते हैं, ड्रॉ कर लीजिए सेंटर 0 0 रेडियस 1, ये 1 0 माइनस 1 0 0 1 0 माइनस 1। ठीक है, अब बताओ 2 जो है ये कहाँ पड़ेगा, बाहर ना पड़ेगा सर्कल के, 2 लाइज आउटसाइड। तो यहाँ पे जो z=2 है, z=2 लाइज आउटसाइड, ये आउटसाइड द कर्व, ये कर्व के बाहर है। तो इसका मतलब कर्व के अंदर हर पॉइंट पे फंक्शन क्या है एनालिटिक। भाई एक ही पॉइंट पर एनालिटिक नहीं, वो पॉइंट कौन है z=2, वो भी कर्व के बाहर, कोई दिक्कत नहीं। कर्व के अंदर और कर्व पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जिसका फंक्शन एनालिटिक ना हो। अगर ऐसा है तो हम तुरंत कॉची थ्योरम लगा देंगे आप। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कर्व के अंदर, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, कर्व पर कोई भी पॉइंट है, क्योंकि जो पॉइंट है जिसका फंक्शन एनालिटिक नहीं वो बाहर है, तो बाहर है तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तुरंत लगा देंगे क्या कॉची थ्योरम। अगर अंदर होता तब कॉची थ्योरम से आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते, तब इसी के लिए बनाया गया है कॉची इंटीग्रल फार्मूला। क्या बनाया गया इसी के लिए स्टूडेंट्स, कॉची इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए यहाँ पे। अच्छा ऐसे चेक कर लेंगे पॉइंट बाहर। एक तरीका और है चेक करने का स्टूडेंट्स, जैसे आपका मॉड z-0 इक्वल टू 1 दिया है, अगर मैं z की वैल्यू कितनी है 2 यहीं रख दो तो 2 - 0 इक्वल टू क्या आएगा 2। अगर ये जो z की वैल्यू देखिए, z की वैल्यू जो आई है वो यहाँ रख दीजिए, रखने पर जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट अगर इस रेडियस से ग्रेटर आता है तो आउटसाइड, तो आउटसाइड, अगर ये रेडियस से लेस आता है तो क्या हो जाता है आपका इनसाइड, क्या जाता है आपका इनसाइड। तो ये तरीका होता है ऐसे भी चेक करने का। तो यहाँ 2 भाई कंफर्म है कि 1 से ग्रेटर, रेडियस से ग्रेटर है, इसलिए आउटसाइड। तो मतलब कि कोई दिक्कत नहीं, जो भी पॉइंट है जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं वो बाहर है, इसका मतलब अंदर के हर पॉइंट पर है, केवल एक पॉइंट पर नहीं वो भी कहाँ है बाहर। इसलिए तब क्या होगा तुरंत बोलेंगे देन बाई कॉची थ्योरम, तुरंत लगा देंगे स्टूडेंट्स कॉची थ्योरम। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन सी और एफ जेड की वैल्यू कितनी है जेड स्क्वायर प्लस का 5z प्लस का 6/z-2 है ना, और एफ जेड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू सीधे हो जाएगी 0 बाई कॉची थ्योरम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यही होता है कॉची थ्योरम में। मतलब स्टूडेंट्स कॉची थ्योरम में सिंपल सा फंडा ये होता है कि हम निकालते हैं कि फंक्शन किस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है ना। अगर वो पॉइंट कर्व के बाहर हो गया तुरंत आप क्या कर देंगे उस कर्व के राउंड है ना फंक्शन का इंटीग्रेशन 0। अगर वो पॉइंट कर्व के अंदर आ जाएगा तब कॉची थ्योरम नहीं जाएगी। कॉची थ्योरम में साफ साफ बोला गया है कि अगर कोई फंक्शन जो है एनालिटिक हो है ना विद इन एंड ऑन द कर्व सी, क्लोज कंटूर सी या कर्व सी, मतलब कर्व सी के अंदर और उस कर्व पर हर एक पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, एनालिटिक होना चाहिए। अगर एनालिटिक है हमारा फंक्शन, ठीक है, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स ठीक है अब तुरंत इंटीग्रेशन करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा 0। अगर कोई पॉइंट ऐसा अंदर मिल जाएगा तब कॉची थ्योरम फेल कर जाएगा। तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉची इंटीग्रल फार्मूला। आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फार्मूला स्टूडेंट्स है ना, एक कब काम करता है जब कोई पॉइंट ऐसा मिल जाए जिस पर फंक्शन एनालिटिक ना हो और पॉइंट का हो कर्व के अंदर हो। ठीक है, तो आइए देखिए इसका स्टेटमेंट है स्टूडेंट, इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर C and A is any point, और ये कोई पॉइंट हो एनी पॉइंट विद इन C, C के अंदर ए कोई पॉइंट हो, कैसा हो
देन ऐसा हो स्टूडेंट्स कि जब यह ऐसा इस टाइप का हो, मतलब समझ रहे हैं ना आप यहाँ पे, इस टाइप का मतलब समझ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो ए, देखो जब यहाँ ए रख दोगे जेड के स्थान पे तो क्या मिल जाएगा, 0, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि वो एक ऐसा पॉइंट होगा हमारा, वो एक ए ऐसा पॉइंट होगा जिस पर फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। अगर ऐसा कोई पॉइंट सी के अंदर है तब 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, एफ ए। क्या हो जाएगी, एफ ए। यही आपका कॉची इंटीग्रल फार्मूला है ना, कि अगर एफ जेड क्या हो, एनालिटिक हो विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी, मतलब कर्व सी के अंदर और उस कर्व पर मतलब कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कर्व सी के अंदर और उस कर्व पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन एनालिटिक हो, लेकिन केवल एक पॉइंट ऐसा हो उस कर्व सी के अंदर जिस पर फंक्शन हमारा एनालिटिक ना हो। मान लीजिए एक पॉइंट ए है हमारा, है ना, जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। मतलब ऐसे देखो जेड माइनस ए, तो ए अगर रहेगा आप उस कर्व के अंदर तो ए माइनस ए 0 आपका इन्फाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो अगर ऐसा कोई पॉइंट कर्व के अंदर है तब 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होगी, एफ ए के बराबर। आइए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, प्रूफ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका, ठीक है। प्रूफ के लिए स्टूडेंट्स मान लेते हैं एक कर्व हमारे पास, कोई कर्व है हमारे पास सी, कोई कर्व हमारे पास सी है और इसके अंदर एक पॉइंट ए ऐसा है जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो इसके लिए मालूम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसके लिए हम लोग इस कर्व के अराउंड आर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं और इस सर्कल का नाम क्या देते हैं, गामा, ठीक है ना। इस कर्व के अराउंड स्टूडेंट्स आर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और इस सर्कल का नाम क्या देते हैं, गामा, ठीक है। तो एक कर्व सी है, उस कर्व सी के अंदर एक पॉइंट ए है जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो हम क्या करते हैं उस पॉइंट को सेंटर मानकर आर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, उसका नाम क्या देते हैं, गामा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स लेट कर लेते हैं कि लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन a closed contour मतलब closed curve C, ठीक है। and there is a point एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, कौन पॉइंट है, A in C, there is a point A in C students, there is a point A in C such that at A fz is not analytic। ऐसा हमारा A है कर्व C के अंदर, fz is not analytic। तो ड्रा अ सर्किल with radius r and taking center A, सेंटर A लेते हुए हम आर रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर देते हैं, है ना, से गामा। उस सर्कल का नाम क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स, गामा सर्कल। क्या नाम लेते हैं उसका सर्किल का नाम, गामा सर्किल। तब स्टूडेंट्स अगर ऐसा है तो एक चीज़ याद रखिएगा, इंटीग्रेशन एफ जेड अपान जेड माइनस ए ओवर कर्व सी स्टूडेंट्स और डी जेड, यह रिजल्ट आएगा इंटीग्रेशन एफ जेड अपान जेड माइनस ए ओवर कर्व गामा और डी जेड। देखिए ये एक थ्योरम है स्टूडेंट्स कि अगर ए कर्व के अंदर एक ही पॉइंट ए है तो इसके अराउंड हम कितने भी कर्व ड्रॉ करते जाएं, है ना। अगर एक ही सिंगुलरिटी ए है, याद रखिएगा, अगर एक ही सिंगुलरिटी कर्व के अंदर ए है तो इस सिंगुलरिटी को सेंटर मान के आप जितने भी कर्व इसके अराउंड ड्रॉ करते जाइए, उस सभी कर्व के अराउंड जो फंक्शन का जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, सेम। याद रखिएगा, ये भी थ्योरम है, इसको भी आप चाहें तो प्रूव कर सकते हैं, करा भी सकता हूँ आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है, आप बुक लेके पढ़ भी सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने बताया नहीं उसको, बट वी कैन प्रूव दैट थ्योरम ईजिली, आसानी से उसको हम प्रूव कर सकते हैं। क्या है वो थ्योरम आपका कि अगर कर्व सी अगर कोई है उसके अंदर कोई पॉइंट ए है जो कि जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, कोई जितने भी सिंगुलरिटी हो या जितने भी पॉइंट हो जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं हो, है ना, उस पॉइंट को सेंटर, उस पॉइंट जिस पर वो एनालिटिक नहीं है उसको सेंटर मानकर आप तमाम कर्व ड्रा कर लीजिए उसके अराउंड, उस सभी कर्व के अराउंड और उस कर्व के अराउंड जो हमारे फंक्शन का कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वाला वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, सेम। इसलिए अराउंड कर्व सी, अराउंड कर्व गामा, है ना, बोथ हैव द सेम रिजल्ट्स, है ना। इन द बोथ केस ए इज द सिंगुलरिटी एट विच द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो स्टूडेंट्स ऐसे लिखता हूँ, कैसे, एफ जेड
माइनस का एफ ए कर देता हूँ और प्लस का एफ ए कर देता हूँ और इसको लिखता हूँ जेड माइनस का ए, ठीक है, डी जेड ओवर करो गामा, और प्लस का एफ ए कर देंगे तो उसको अलग कर देते हैं, प्लस एफ ए जेड माइनस ए, ठीक है, और डी जेड ओवर कर गामा, ऐसे ऐसे कर देते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से करते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको मैंने कर दिया स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे क्या कर दिया मैंने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो स्टूडेंट्स, सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, चूँकि एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, अगर एफ जेड स्टूडेंट एनालिटिक है देन नो डाउट एफ जेड इज कंटिन्यूअस। देखो अगर एफ जेड एनालिटिक है देन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, एंड अगर एफ जेड डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, देन एफ जेड इज कंटिन्यूअस, एफ जेड इज कंटिन्यूअस, देन एफ जेड इज कंटिन्यूअस स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और जब एफ जेड कंटिन्यूअस है देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड एफ जेड माइनस का एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर मॉड जेड माइनस का ए इज लेस देन डेल्टा। ये कंटिन्यूटी का डिफिनेशन आप जानते हैं कि अगर एफ जेड आपका कंटिन्यूअस है देन एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा, है ना, एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, कैसे कि एफ जेड और उसके वैल्यू एफ ए जेड इक्वल टू ए पर जो एफ जेड और एफ ए की वैल्यू है उसका डिफरेंस डेल्टा से सॉरी एप्सिलॉन, स्टूडेंट देखिए एप्सिलॉन होगा यहाँ पे, एप्सिलॉन से कम होगा, और जेड कब, जब जेड और ए का डिफरेंस डेल्टा से कम होगा। देखिए एप्सिलॉन हम जब फंक्शन की वैल्यू के बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है तो हम एप्सिलॉन यूज करते हैं, और जब पॉइंट के बीच का डिफरेंस कम होता है तो हम डेल्टा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं वहाँ लगाऊंगा। और एक बात स्टूडेंट्स और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, अब चूंकि स्टूडेंट एंड सिंस या एंड कर लेते हैं एंड, अब देखो आप जानते हो अगर मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू आर, जैसे जो सर्किल आपने लिया है जिसका सेंटर आपने ए माना, रेडियस आर माना है, इसका इक्वेशन क्या होगा, मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू आर। मैंने बताया था ना कि जब किसी सर्कल का सेंटर ए होता है, रेडियस आर होता है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू आर। कैसे, इसको आप अगर ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे तो मालूम क्या होगा, जेड के स्थान जब एक्स प्लस आई वाली रखोगे तो आपको ये मिलेगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही मिलेगा। जेड के स्थान रख दो एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स के साथ माइनस ए ले लीजिए तो एक्स माइनस ए प्लस आई वाई, और मॉड में एक्स माइनस ए प्लस आई वाई का मतलब रूट में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू आर, स्क्वायर कर देंगे तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 मान लीजिए उसको, होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, सेंटर ए कामा 0, तो सेंटर इसका कितना ए कामा 0, और रेडियस क्या मान लेंगे आर, ठीक है। तो इसका इक्वेशन यही है। अब मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू आर है स्टूडेंट्स, मालूम है जेड माइनस ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, आर ई टू द पावर आई थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अच्छा आप खुद देखो, अगर आप मॉड ले लो यहीं पे, अगर यहीं मॉड ले लो तो मॉड जेड माइनस ए मिल जाएगा, और जब मॉड में आर ई के पावर आई थीटा डालेंगे तो आर ही निकल के आएगा। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि मॉड में ई टू द पावर आई थीटा की वैल्यू होती है, मॉड में ई टू द पावर आई थीटा की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, 1 होती है। कैसे, क्योंकि ई टू द पावर आई थीटा मतलब होता है कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, यह आपका 1। इसका मतलब क्या, रूट में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, है ना। देखिए इसकी वैल्यू देख लीजिए, मॉड ई टू द पावर आई थीटा की वैल्यू देख लीजिए, तो ये रूट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा मालूम है, रूट में 1 मतलब 1। तो मॉड में ई टू द पावर आई थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो जब ऐसा मॉड चढ़ाएंगे दोनों साइड तो मॉड में जेड माइनस ए मिलेगा, इस पर जब मॉड लगाएंगे तो खाली आर निकल के आएगा बाहर, और मॉड में ई टू द पावर आई थीटा क्या हो जाएगा 1, इसलिए आप इसके स्थान पे ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स डी जेड निकालो, डी जेड तो डिफ्रेंशिएट कर दो, जेड का डी जेड, ए का 0, यहाँ देखो आर ऐसे ही रहेगा स्टूडेंट्स, ई टू द पावर आई थीटा का ई टू द पावर आई थीटा होगा, ई टू द पावर आई थीटा का ई टू द पावर आई थीटा होगा, और फिर आई थीटा का क्या होगा स्टूडेंट्स, आई बाहर आएगा और थीटा हो जाएगा डी थीटा। तो ये भी आपके पास पड़ा हुआ है। जब ये सब रिजल्ट्स आपके पास हैं तो आइए हम बात करते हैं, नाउ हम ये निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है इसको निकाल लीजिए, सेकंड पार्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स इसको निकाल लीजिए, देखिए कितना आता है इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए आ जाएगा सेकंड पार्ट जो हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, सेकंड पार्ट जो हो जाएगा इंटीग्रेशन। अच्छा, फिर सेकंड पार्ट से पहले एक काम कर लेते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से आप आओगे तो देखो क्या मिलने वाला है, आइए उसको देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से जब आएंगे तो आपको क्या मिलेगा उसको आप देख लीजिए, क्या मिलने वाला है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन फर्स्ट देखिए, हम देखते हैं अभी। तो चलिए, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, पहले इसको निकाल ही लेते हैं वैल्यू।
ये वैल्यू निकाल लेते हैं, निकालिए इस वैल्यू को। तो नाउ ये वैल्यू निकाल लीजिए पहले आप। कौन सी वैल्यू? इंटीग्रेशन सी और एफ ए और जेड माइनस ए और डी जेड की वैल्यू निकाल लीजिए। ये सी नहीं बेटा, गामा, ये गामा है आपका। क्या है? गामा। गामा इज द सर्किल, सही है, गामा सर्किल है। तब क्या कीजिए स्टूडेंट्स, आप लिखिए यहाँ पे गामा और एफ ए और जेड माइनस ए के स्थान पे क्या लिखिए? आर ई टू द पावर आई थीटा, ऐसे। और डी जेड के स्थान क्या लिखिए आप? आई आर ई टू द पावर आई थीटा डी थीटा। तो ये पूरा इंटीग्रेशन थीटा के टर्म में हो गया। तो गामा सर्कल है, तो जो इसका लिमिट लेंगे वो 0 to 2 पाई लेंगे, क्योंकि सर्कल है ना, तो गामा सर्किल है तो लिमिट होगा 0 to 2 पाई। अब देखो स्टूडेंट्स और क्या होगा, और आर से कैंसिल हो जाएगा, ई टू द पावर आई थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? आई बच जाएगा, एफ ए बच जाएगा, और क्या बच जाएगा? डी थीटा। ये लिमिट 0 to 2 पाई कैसे आ गया? क्योंकि सर्कल गामा है, तो गामा है तो सर्कल में जो एंगल होता है वो 0 से कहाँ चलता है? 2 पाई तक, है ना। तो सर्कल में बात करेंगे आप यहाँ पे, तो 0 से 2 पाई एंगल जाएगा आपका। अब देखो क्या होगा, आई एफ ए तो बाहर होगा स्टूडेंट्स, आई एफ ए बाहर होगा, और आप जब यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और डी थीटा की बात कर लीजिए, तो आई एफ ए और डी थीटा का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स थीटा, डी थीटा का थीटा और 0 से 2 पाई। तो रख दो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई एफ ए और ये आपको हो जाएगा 2 पाई माइनस का 0, देन यू गेट स्टूडेंट्स 2 पाई आई एफ ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आई एफ ए, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। ठीक है, किसकी वैल्यू? इंटीग्रेशन एफ ए अपॉन जेड माइनस ए डी जेड ओवर द कर्व गामा, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है। तो जब ये वैल्यू हो जाएगी तो आइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पर देख लेते हैं कि आप सब हो रहा है, पूरा आ रहा है अंडर मशीन। हाँ, आइए ये जब हो जाएगा तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आ जाइए। इक्वेशन फर्स्ट में आप लिखेंगे ऐसे, देखो इक्वेशन फर्स्ट ही है, इंटीग्रेशन एफ जेड और जेड माइनस का ए और डी जेड, ठीक है, और ओवर कर्व सी, और इसकी वैल्यू कितनी आई है इस वाले टर्म की? इसकी वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स 2 पाई आई एफ ए। इसकी वैल्यू उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो माइनस का 2 पाई आई एफ ए। क्लियर है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो, इसको लिखेंगे और फिर इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यह इसी दोनों के प्लस के बराबर है ना, इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे। और इसकी वैल्यू हमने निकाल चुका है, कितना वैल्यू इसका है? 2 पाई आई एफ ए, तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 2 पाई आई एफ ए हो जाएगा, और इज इक्वल टू बचेगा क्या? इंटीग्रेशन एफ जेड माइनस का एफ ए अपान जेड माइनस का ए, है ना, और डी जेड, है ना। ऐसे मिल जाएगा आपको। ऐसा लिखने के बाद अगला स्टेप क्या कीजिएगा, आप दोनों साइड का मॉडुलस ले लीजिएगा। अगला स्टेप क्या कीजिएगा, आप दोनों साइड का मॉडुलस आप अगले लाइन में लिखिएगा, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, ऐसा कर लीजिएगा। अब ये मॉडुलस को जब अंदर लाएंगे, ठीक है, यह गामा है स्टूडेंट्स, अब ये मॉडुलस को जब अंदर लाएंगे तो ये मालूम क्या हो जाएगा? लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा आपका गामा मॉड में एफ जेड माइनस का एफ ए मॉड में अपान मॉड में जेड माइनस का ए, ठीक है स्टूडेंट्स, मॉड में जेड माइनस का ए, और ये आपका डी जेड। तब देखो क्या हो जाएगा, ये इक्वल, अब इसके इक्वल लिख रहा हूँ, तो मॉड में एफ जेड माइनस का एफ ए जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, और मॉड में जेड माइनस ए जो है लेस देन डेल्टा है। तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन और बाई डेल्टा, और इंटीग्रेशन डी जेड, इंटीग्रेशन ओवर कर्व गामा इंटीग्रेशन डी जेड, है ना। अब डी जेड, अब इंटीग्रेशन डी जेड समझते हैं, इस सर्कल पर जो थोड़ा सा पार्ट होगा वो डी जेड होगा। ऐसे सभी डी जेड को जोड़ देंगे क्या मिलेगा? 2 पाई आर। स्टूडेंट्स ये मिल जाएगा आपको, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन बाई डेल्टा, हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन बाई डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 पाई आर, ये मिलना चाहिए आपको एप्सिलॉन। अच्छा, डेल्टा में एक काम और कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप डेल्टा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, मालूम क्या? मॉड जेड माइनस सी है ना, तो मॉड जेड माइनस सी इक्वल टू क्या है हमारा? आर, वो भी लिख सकते हैं। मॉड वो डेल्टा से कम है, आप आर लिख सकते हैं, यहाँ पे आर लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आर, तो आर से आर कैंसिल, देन यू गेट 2 पाई एप्सिलॉन। क्या मिल जाएगा आपको स्टूडेंट्स? 2 पाई एप्सिलॉन, आपको मिल जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो मैं मिटा देता हूँ ऊपर, आप कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब स्थिति यह है कि जब ये आपको मिल जाएगा तो आपको कितना मिल गया? आपको मिल गया मॉडुलस में, आ जाइए वहाँ आ जाइए, इंटीग्रेशन एफ जेड अपान जेड माइनस ए ओवर कर्व सी और डी जेड माइनस का 2 पाई आई एफ ए
या मॉड आपका है, और तो ये लेस देन आर इक्वल और क्या मिल गया 2 पाई एप्सिलॉन, 2 पाई एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो मेकिंग एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। जैसे ही स्टूडेंट्स एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 करेंगे, है ना, तो ये रिजल्ट्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जब ये रिजल्ट्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन आप ये लिख सकते हो बड़े आसानी से, इंटीग्रेशन एफ जेड अपान जेड माइनस ए ओवर करो सी डी जेड इक्वल टू, जब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको ट्रांसफर कर देंगे उधर, तो मिल जाएगा 2 पाई आई एफ ए। ठीक है, या आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर देखा जाए तो एफ ए की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपान, एफ ए की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपान 2 पाई आई, ठीक है, इंटीग्रेशन एफ जेड अपान जेड माइनस सी ओवर कर्व सी और डी जेड। ठीक है, ये आपका कॉची इंटीग्रल फार्मूला है। एफ ए इक्वल टू 1 अपान 2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड अपान जेड माइनस सी ओवर कर्व सी डी जेड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग हेडिंग करेंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर nth डेरिवेटिव, फॉर nth डेरिवेटिव। ठीक है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर nth डेरिवेटिव। जैसे मान लीजिए, देखिए, अगर जेड माइनस ए, मतलब ए हमारा एक पॉइंट है, अगर मान लीजिए जेड माइनस ए का स्क्वायर, मतलब वही पॉइंट आपको 2 बार दिखाई दे सिंगुलरिटी के रूप में। सिंगुलरिटी मतलब जो हो वो जो है उसका सिंगुलरिटी एज ए पोल यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और अगर वो डबल आर्डर का हो, ट्रिपल आर्डर का हो, ऐसे केस में क्या होगा, nth डेरिवेटिव का फार्मूला यहाँ पे देखेंगे हम लोग, है ना। देखिए यहाँ पे, तो सिंस एफ ए इक्वल टू बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला, बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला एफ ए इक्वल टू स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा, मैं देखूँ स्टार्ट है ना, एफ ए इक्वल टू 1 अपान 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपान जेड माइनस का ए, ठीक है, और डी जेड, ऐसा। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यही कॉची इंटीग्रल फार्मूला है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू ए, के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश ए इक्वल टू 1 अपान 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी, जब ए के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एफ जेड अपान, इसको 1 अपान जेड मान के और 1 अपान एक्स मान के माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, मतलब जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर जेड माइनस ए का करेंगे तो जेड का 0, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ए का -1, तो प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा आपका डी जेड। ठीक है, फिर एफ डबल डैश ए निकालेंगे आप 1 अपान 2 पाई आई। अब इसको देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सी एफ जेड, और ये जो आपका जेड माइनस ए का होल स्क्वायर है, इसको जब भेज दोगे ऊपर तो जेड माइनस ए के पावर -2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब ऐसा जब करोगे आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो ये -2 आगे आएगा, और जेड माइनस ए पावर -3 हो जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा। और जब जेड माइनस ए का करेंगे तो जेड का 0 हो जाएगा, ए का -1, मतलब ये आपको मिल जाएगा कितना, +2 अपान, इसको अपान में कर दीजिए, जेड माइनस ए का क्यूब। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना मालूम है, +2 और जेड माइनस ए का क्यूब और डी जेड, इस तरीके से। ठीक है, फिर अगर हम एफ ट्रिपल डैश ए कर दें, एक बार और डिफ्रेंशिएट करें इसको, 2 पाई आई, ठीक है, 1 है बाहर, अब 1 × 2 हो गया बाहर, और फिर जब इसका करेंगे तो इसको भेज दीजिए ऊपर, तो जेड माइनस ए का पावर जब इसको भेजेंगे ऊपर तो -3, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो -3 अपान जेड माइनस ए टू दी पावर 4 हो जाएगा, और जेड माइनस ए का हो जाएगा -1। तो मालूम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, ये हो जाएगा 3 एफ जेड अपान जेड माइनस ए टू दी पावर 4 और ये डी जेड, और ये डी जेड। ठीक है, अब इसको आप बाहर कर लो तो क्या मिलेगा, 1 × 2 × 3, ठीक है, और अपान 2 पाई आई, और इंटीग्रेशन एफ जेड अपान जेड माइनस ए टू दी पावर 4 और डी जेड, और ओवर करो सी। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स मान लीजिए हम इसका nth डेरिवेटिव निकालें, क्या निकालें, nth डेरिवेटिव। देखिए थर्ड डेरिवेटिव में 1 × 2 × 3 आया, सेकेंड डेरिवेटिव में अगर देखा जाए, ठीक है स्टूडेंट्स, सेकेंड डेरिवेटिव में अगर इसको मैं बाहर लिखना चाहूँ, बाहर में लिखूँ तो 1 × 2 के रूप में है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 1 है, तो n डेरिवेटिव में 1 × 2 × 3 × n तक जाएगा, अपान 2 पाई आई ही रहेगा, और इंटीग्रेशन एफ जेड अपान और जेड माइनस ए
जेड माइनस ए टू द पावर 4 है ना। अब 4 नहीं, अब थर्ड डेरिवेटिव में 4 है, सेकेंड डेरिवेटिव में क्यूब है, तो nth डेरिवेटिव में n+1 ओवर कर्व सी और ए डी जेड। तो यहाँ से देखिए फार्मूला आपका ये निकल के आएगा, याद रखिएगा, यहाँ से फार्मूला ये निकल के आएगा। मैं इसकी वैल्यू बोलूँ तो इंटीग्रेशन एफ जेड अपान जेड माइनस ए टू दी पावर n+1 डी जेड ओवर कर्व सी इक्वल टू, उधर क्या है एफ एन ए और 2 पाई आई भेज देंगे उधर, तो हो जाएगा 2 पाई आई एफ एन ए अपान, ठीक है, या 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट एन क्या है, फैक्टोरियल एन है, उधर भेज देंगे, आप हो जाएगा अपान फैक्टोरियल एन। तो ये फार्मूला होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन एफ जेड अपान अगर जेड माइनस ए का स्क्वायर हो, क्यूब हो, ऐसा कुछ हो, तब वहाँ फार्मूला लग जाएगा 2 पाई आई एफ एन ए मतलब एफ जेड का nth डेरिवेटिव निकाल के जेड के स्थान पे ए रख देंगे, ध्यान सुनिएगा बात, अपान फैक्टोरियल एन। ये आपका कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर nth डेरिवेटिव, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन कराते हैं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन सी और जेड डी जेड अपान 9 माइनस जेड स्क्वायर और जेड प्लस आई वेयर कैपिटल सी इज द सर्कल, वेयर कैपिटल सी इज द सर्किल, मॉड जेड इक्वल टू 2, ये दिया है आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2 जेड अपान z+1 टू द पावर 4 ओवर कर्व सी डी जेड। यहाँ पे स्टूडेंट्स सी इज द सर्किल, मॉड जेड इक्वल टू 3। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं ये कैसे सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्यूशन क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो यहाँ सिंगुलरिटी क्या होगी। सिंगुलरिटी स्टूडेंट्स निकालने के लिए अगर देखा जाए तो 9 माइनस जेड स्क्वायर, ये जो आपका डिनोमिनेटर है ना, क्योंकि देखो ऊपर जेड है तो जेड का हम कोई वैल्यू दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 माइनस जेड का स्क्वायर और जेड प्लस आई, क्योंकि कोई वैल्यू देंगे आप उस पर डिफाइंड होगा, यह इक्वल टू 0 कर देंगे स्टूडेंट्स। तो पहले वाले में देखो जेड स्क्वायर है ना इक्वल टू 9 मिल जाएगा, देन यू गेट जेड इक्वल टू +-3। अगर जेड इक्वल टू +-3 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा आप डिनोमिनेटर, और 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड, मतलब उस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। और दूसरा फैक्टर अगर देखा जाए तो जेड प्लस आई इक्वल टू 0 वाला, तो जेड इक्वल टू क्या मिल जाएगा -i। इन दोनों पर हमारा फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा। अब ये कर्व के अंदर है कि बाहर है, यह पता करने के लिए स्टूडेंट्स मॉड जेड की वैल्यू निकाल लीजिए इन पॉइंटों पर। अगर वो 2 से ग्रेटर आएगा तो बाहर, 2 से लेस आएगा तो अंदर। तो अगर स्टूडेंट्स आप 3 रखोगे तो मॉड 3 या 3 आएगा 2 से ग्रेटर, मतलब कि जेड इक्वल टू 3 आउटसाइड। अगर आप यहाँ -3 रख लो, मॉड जेड इक्वल टू -3 अगर रख लो तब भी आपका 3 आएगा ग्रेटर देन 2, मतलब जेड इक्वल टू +-3 जो है आपका स्टूडेंट्स, यह आउटसाइड द कर्व होगा। क्या होगा, आउटसाइड। बहुत सिंपल तरीका होता है कि मॉड जेड जो इस सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ, जेड की वैल्यू रख दीजिए जो आया हुआ है। अगर वो रेडियस से ग्रेटर है ना, रेडियस से अगर ग्रेटर आएगा तो आउटसाइड, और रेडियस के से लेस आएगा तो इनसाइड से। अब इसको देखो, अगर यहाँ पे मॉड जेड इक्वल टू रखना है -i, तो माइनस का i, मतलब इसको समझ सकते हैं 0 -i, मॉड 0 -i, तो ये क्या जाएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, तो स्टूडेंट से 1 आएगा जो कि 2 से क्या है लेस, तो ये क्या जाएगा स्टूडेंट्स इनसाइड। केवल एक ही आपका है, केवल एक ही पॉइंट है जेड इक्वल टू -i जो इनसाइड द कर्व है, मतलब है एक पॉइंट जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इनसाइड है। तो यहाँ क्या लगेगा, कॉची इंटीग्रल फार्मूला है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। अब मॉड जेड इक्वल टू 2 अगर ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मॉड जेड -0 समझ लीजिए इसको, तो 0 इज द सेंटर एंड 2 इज द रेडियस। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ऐसे सर्कल 2, 0 -2, 0 0, 2 0, -2। अब देखो स्टूडेंट्स आप खुद देखो, +3 कहाँ आएगा, इधर कहीं आएगा, -3 क्या है, इधर कहीं आएगा, बाहर हो गया ना। अब -i क्या आएगा, y एक्सिस जो है यही इमेजिनरी एक्सिस है, क्योंकि x + i को हम लिखते हैं x, y, तो i -i का मतलब समझते हैं y पे -1, तो ये आपका हो जाएगा -i, मतलब -1, 0। ये तो ये पॉइंट अंदर आ गया, तो यही पॉइंट अंदर है स्टूडेंट्स। जब ये अंदर मालूम क्या करेंगे इसको समझिए ऐसे, तब इंटीग्रेशन c और जेड डी जेड और 9 माइनस जेड का स्क्वायर और जेड प्लस आई को मालूम क्या करेंगे। अब ये जो है इस पर सिंगुलरिटी कर्व के अंदर नहीं है, कर्व के बात है ना यहाँ पे, इसलिए इसको क्या कर देंगे ऊपर। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, कैसे, जेड अपान 9 माइनस जेड का स्क्वायर और डी जेड और अपान में जेड प्लस आई लिखा जाएगा स्टूडेंट्स।
ओवर कर्व सी। ठीक है, जो भी सिंगुलरिटी है ना, जिस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग जो सिंगुलरिटी मिलेगा बाहर है तो उसको हम फंक्शन के साथ ले लेंगे, उसको कर देंगे ऊपर, क्योंकि सी के अराउंड करना है। अब बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, अब इसमें देखो एक ही सिंगुलरिटी है कर्व के अंदर, जब एक ही है तो फार्मूला ये लगेगा, कौन सा फार्मूला, 2 पाई आई एफ ए बराबर इंटीग्रेशन एफ जेड अपान जेड माइनस ए ओवर कर्व सी और डी जेड, तब ये फार्मूला लगेगा। तो देखो यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू कितनी है, ये हमारा एफ जेड है, कौन, जेड अपान 9 माइनस जेड स्क्वायर, फिर जेड माइनस ए, तो जेड प्लस आई से जेड माइनस ए को कंपेयर कर दोगे तो ए की वैल्यू क्या है, माइनस की आई, बस काम खत्म स्टूडेंट्स। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला के अकॉर्डिंग ये कितना है, 2 पाई आई, तो 2 पाई आई लिखेंगे। और एफ ए, अब एफ ए कैसे मिलेगा, जो भी एफ जेड है स्टूडेंट्स उसी में जेड के स्थान पे ए रख दो, तो एफ जेड कितना है, जेड अपान 9 माइनस जेड स्क्वायर, तो एफ ए मतलब क्या हो जाएगा, ए अपान 9 माइनस ए स्क्वायर, ए अपान 9 माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस आई, रख दीजिए यहाँ पे, तो माइनस का आई अपान 9 माइनस और माइनस आई का स्क्वायर स्टूडेंट्स, तो माइनस आई का स्क्वायर, तो मालूम कितना आ जाएगा, माइनस का आई अपान 9, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है प्लस 1, तो जाएगा माइनस का आई बाई 10, ये हो जाएगा किसकी वैल्यू, एफ ए की वैल्यू। तो रख दीजिए 2 पाई आई एफ ए मतलब कि आई बाई माइनस की आई बाई 10, माइनस का आई बाई 10। तो अब स्टूडेंट्स क्या होगा, अब आई इंटू आई स्क्वायर माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस मिलेगा 2 पाई बाई 10 और 2 से कैंसिल, तो पाई बाई 5, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स। ऐसे होता है इस तरीके का। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 का सलूशन, क्वेश्चन 2 में देखिए, अब सिंगुलरिटी की बात करेंगे, जेड प्लस 1 टू दी पावर 4 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे जेड इक्वल टू हो जाएगा जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, मीन्स जेड इक्वल टू हो जाएगा -1। यहाँ पे जो जेड इक्वल टू है स्टूडेंट्स -1 -1 -1 4 फैक्टर है ना, मतलब -1 ही मिलेगा 4 टाइम्स, मतलब यहाँ पे सिंगुलरिटी पोल है और कितने आर्डर का, 4 आर्डर का, 4 आर्डर का है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं, एक ही है ना, जब एक ही है स्टूडेंट्स तो ऐसे केस में आप देखिए, अब देखिए पॉइंट अंदर की बाहर, तो बहुत सिंपल सी बात है, जब यहाँ जेड के स्थान में जब रखेंगे, अब देखो कर्व यह है, -1 रखेंगे तो मॉड में -1 की वैल्यू 1 आएगी, तो 1 3 से लेस है, इसका मतलब ये अंदर आएगा, कहाँ आएगा, अंदर। अब मॉड 0 को ड्रॉ करेंगे तो ये 3, 0 और आपको हो जाएगा -3, 0 ऐसे हो जाएगा, और 0, 3 और 0, -3, तो नो डाउट स्टूडेंट्स -1 कहाँ आएगा, -1 यहाँ कहीं आएगा, जेड इक्वल टू -1 आई के साथ आता है तो वाई एक्सिस पर दिखाते हैं, ये आई के साथ नहीं है तो ये यहाँ कहीं आएगा, अंदर है स्टूडेंट्स, अंदर है। तो अब क्या करेंगे मालूम है, तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ देखो अब ये हर फैक्टर की करस्पॉन्डिंग एक सिंगुलरिटी मिली है, वो अंदर है, तो ए अपान में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ मालूम क्या करेगा, यहाँ फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर nth डेरिवेटिव, सिंस कॉची इंटीग्रल, जहाँ देखिए जेड प्लस ए के जेड माइनस ए या जेड प्लस ए की पावर अगर मान लीजिए 2 3 4 ऐसा होता है, तब वहाँ लगाते हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर nth डेरिवेटिव, स्टूडेंट्स, कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर nth डेरिवेटिव। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर nth डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी फार्मूला में क्या लिखवाया कि इंटीग्रेशन एफ जेड अपान, अगर जेड माइनस ए टू दी पावर n+1 डी जेड है, तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई आई एफ एन ए अपान, ठीक है, एफ एन ए अपान फैक्टोरियल n, यही होता है स्टूडेंट्स। आओ तो देन क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन c टू दी पावर 2z और जेड प्लस 1 टू दी पावर 4 डी जेड। अब बताओ एफ जेड क्या है, यहाँ अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो एफ जेड क्या है, एफ जेड है हमारा भाई ऊपर वाला एफ जेड है, एफ जेड कितना है, एफ जेड है हमारा e टू दी पावर 2z, और इसको जेड माइनस ए से कंपेयर करेंगे, क्योंकि एफ जेड अपान जेड माइनस ए से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू -1, और स्टूडेंट्स n+1 इक्वल टू कितना है 4, n+1 इक्वल टू 4 है, अगर n+1 इक्वल टू 4 है देन n इक्वल टू कितना जाएगा 3। तो अगर n इक्वल टू 3 हो गया तो आइए फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 पाई आई, तो n की वैल्यू 3, तो 3 मतलब थर्ड डेरिवेटिव अपान n की वैल्यू कितनी है 3 फैक्टोरियल n। अब ये एफ ट्रिपल डैश ए मतलब थर्ड डेरिवेटिव कैसे निकलेगा मालूम है, जो भी एफ जेड है ना उसको पूरे 3 बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे,
एफ ट्रिपल डैश जेड निकालेंगे। ऐसा नहीं कि एफ जेड में ही आप जेड की वैल्यू ए रख के उसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि अगर जेड की वैल्यू ए रख देंगे सब कांस्टेंट हो जाएगा, अगले बार में डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं करते क्या है कि एफ ट्रिपल डैश ए निकालना है तो एफ जेड को ही 3 बार डिफरेंशिएट करके एफ ट्रिपल डैश जेड निकालेंगे, फिर जेड इक्वल टू ए रख देंगे। मान लीजिए एफ डबल डैश ए निकालना है तो एफ जेड को ही 2 बार डिफरेंशिएट करके एफ डबल डैश जेड निकाल के जेड इक्वल टू ए रख देंगे। तो इसी को हम करते हैं 3 बार डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश जेड तो ई टू द पावर 2z का ई टू द पावर 2z होगा, 2z का 2 हो जाएगा। एफ डबल डैश जेड इसको स्टूडेंट्स फिर करेंगे, ई टू द पावर 2z का ई टू द पावर 2z ही होगा, और फिर 2 बाहर आएगा तो 4 ई टू द पावर 2z। एफ ट्रिपल डैश जेड फिर करेंगे डिफरेंशिएशन, ई टू द पावर 2z का ई टू द पावर 2z होगा, और 2 आएगा बाहर तो 8 ई टू द पावर 2z हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है एफ ट्रिपल डैश ए। तो एफ ट्रिपल डैश ए मतलब जहाँ जेड है स्टूडेंट्स वहाँ ए रख दीजिए तो 2a हो जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी है -1। तो एफ ट्रिपल डैश -1, ए की वैल्यू -1 तो 8 ई टू दी पावर ए का -1 तो माइनस का 2 हो जाएगा, मतलब 8 अपान भेज देंगे नीचे ई स्क्वायर। यही वैल्यू किसकी आएगी, एफ ट्रिपल डैश ए मतलब एफ ट्रिपल डैश -1 की, मतलब इस किसकी वैल्यू 2πi और एफ ट्रिपल डैश -1 ए की वैल्यू कितनी -1 इसकी वैल्यू। अच्छा सॉल्व कर लो, 2πi एफ ट्रिपल डैश -1 की वैल्यू कितनी आई है 8 अपान ई स्क्वायर, 8 अपान ई स्क्वायर फैक्टोरियल 3 मतलब 6 और ई स्क्वायर कटेगा 2 3 6 कट जाएगा स्टूडेंट्स। मालूम क्या मिल जाएगा यहाँ पे 8πi अपान 3e स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ऐसे लगाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपकी प्रैक्टिस कर सकते हैं उनको। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।